रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिलें नहीं कारवां बदलते हैं। जीतने का जज्बा रखो ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि मंजिल मिले न मिले वक्त जरूर बदलते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेष अंक। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। आज हम बात करेंगे इंग्लिश में शॉर्ट आंसर्स की। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए रहते हैं, उसमें से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का आपको 30 to 40 वर्ड्स में शॉर्ट आंसर लिखना रहता है। क्वेश्चंस के 6 नंबर आपको दिए जाते हैं और ये बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हो। आज हम आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, जिसमें से आपके ये 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कंपलसरी मिल जाएंगे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सालों का अध्ययन करने के बाद हमने इन क्वेश्चंस को वहां से छांटा है। ये क्वेश्चंस आपको आंसर सहित यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शॉर्ट आंसर्स के लिए किसी और जगह जाने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतने ही अगर आप तैयार कर लेते हो अच्छे से, तो आपको 6 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप आसानी से ये 6 अंक प्राप्त कर ले जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, where was Lencho's house situated? So Lencho was a poor farmer. His house was situated on the crest of a low hill. पहला प्रश्न है, लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ पे स्थित था? तो लेंचो एक गरीब किसान था, उसका घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। Why did the postmaster laugh at Lencho's letter? The postmaster laughed at Lencho's letter because it was addressed to God. जो पोस्टमास्टर था लेटर टू गॉड में, उसने वो लेंचो के जो लेटर था उस पर हंसा क्यों? तो उसके हंसने का कारण ये था कि जो लेंचो ने लेटर लिखा था वो किसको लिखा था? भगवान को संबोधित करते हुए लिखा था। लेटर एड्रेस टू गॉड मतलब भगवान को लिखा था, इसीलिए उसको लेंचो के लेटर पे हंसी आई। अगला क्वेश्चन, why were 2 national anthems sung? 2 national anthems were sung, one by the whites and other one by the blacks. This symbolized the equality of black and white. यहाँ पे नेशनल के साथ एंथम भी होगा, मिस हो गया है। Two national anthems were sung, one by the whites and other by the blacks. This symbolized the equality of black and white. ये बात हो रही है साउथ अफ्रीका की कि वहां पर 2 नेशनल एंथम उस समय क्यों गाए जाते थे? तो 2 नेशनल एंथम इसलिए गाए जाते थे, एक गाया जाता था व्हाइट्स के द्वारा मतलब गोरे लोगों के द्वारा, दूसरा गाया जाता था काले लोगों के द्वारा। ये उनकी सिंबॉलिटी को प्रदर्शित करता था कि उनकी इक्वालिटी है, कि हम अलग अलग गा रहे हैं, उनका भी नेशनल सॉन्ग गा रहे हैं, हमारा भी नेशनल सॉन्ग गा रहे हैं। ये उनकी इक्वालिटी को प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa? Yes, it is both because of weather and drawing of freedom after about 300 years of white rule. आप कैसे कह सकते हो कि 10 मई साउथ अफ्रीका में ऑटम डे माना जाता है? तो हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि दोनों कारणों से, एक तो 300 साल बाद हमको सफेद लोगों की उससे आजादी मिल रही थी, और साथ साथ क्या था कि वहां का जो मौसम था उस समय वो भी सुहावना होता 10 मई के दिन, इसीलिए उसको ऑटम डे कहा गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज एनए वांट टू कीप ए डायरी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेंचो वाले क्वेश्चन के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why does Anne want to keep a diary? Anne wants to keep a diary as she didn't have any friends. एने क्यों एक डायरी रखना चाहती थी? एने डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी। ये कुछ क्वेश्चन हुए। आइए अगले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। Question number 6. What did Anne Frank say about her father and grandmother in her diary? Anne Frank ने अपनी डायरी में अपने पिता और दादी माँ के बारे में क्या कहा है?
Anne felt that her father was the most adorable father she had ever known. Anne had confided in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother even after her death and how much she loved her. एने ने अपने डायरी में अपने पिता और अपनी दादी के बारे में क्या लिखा है? तो एने ने अब ये महसूस किया कि उसके जो पिताजी थे उसके हिसाब से सबसे अच्छे, मोस्ट एडोरेबल मतलब सबसे अच्छे फादर थे। जितने लोगों को वो जानती थी, जितने पिता लोगों को जानती थी अपने जीवन में, उनमें सबसे अच्छे उसको अपने पिताजी लगे। और उसने अपनी डायरी में ये भी कन्फाइड किया, मतलब ये भी लिखा है, ये भी बोला है कि कोई नहीं जानता था कि उसने अपनी दादी को कितनी बार याद किया है उनकी मृत्यु के बाद भी, और वो उनसे कितना प्यार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एने फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। एने फ्रैंक की अर्ली एजुकेशन मतलब प्रारंभिक पढ़ाई कैसी थी उसके बारे में बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। एने फ्रैंक वाज अ वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हर अर्लीस्ट एजुकेशन वाज इन मोंटेसरी लिथियम इन Amsterdam. After that, she was enrolled in a school in Netherlands. But soon, when Hitler restricted Jews from all activities, Anne Frank had to go a Jewish lyceum. एने फ्रैंक की जो स्टार्टिंग की, एने फ्रैंक बहुत अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और अब उसके अर्ली एजुकेशन के लिए उसको मॉन्टेसरी लिशियम में भेजा जाता था। एम्स्टर्डम में एक मॉन्टेसरी लिशियम के पास भेजा जाता था, मगर फिर उसका जो आगे उसको एक स्कूल में भी उसका दाखिला कराया गया नीदरलैंड्स में। मगर जल्दी ही जब हिटलर ने ज्यूस लोगों को किसी भी तरीके के काम करने के लिए मना कर दिया, तो उसे मतलब एने फ्रैंक को जाना पड़ा ज्यूस लीशियम के पास। जो इस लीशियम थे उनके पास उसे जाना पड़ा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर स्थित है? कुर्ग आर कोडागु। एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ कुर्ग? तो अदर नेम ऑफ कुर्ग इज कोडागु। कुर्ग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूरू एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो कुर्ग या कोडागु वो जो है ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये मैसूरू और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीचों बीच स्थित है। यह भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। अभी तक हमने टोटल 8 क्वेश्चन देखे, कुछ क्वेश्चंस और हैं। बस इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको 6 नंबर बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन के साथ उसके आंसर भी आपको दिए हैं यहाँ पर। What is the main crop of Coorg? Coffee is the main crop of Coorg. After monsoons, the air breeze of inaugurating coffee with coffee estates and bug clouds tucked under tree canopies. कुर्ग का मेन मुख्य फसल क्या है? कुर्ग की मुख्य फसल है कॉफी। जब मानसून खत्म हो जाते हैं उसके बाद हवा में कॉफी की खुशबू फैल जाती है, और वहां पर जो कॉफी है वो बग क्लाउड्स के नीचे ट्री के नीचे उसको कैनोपी की तरह बनाया जाता है। बहुत ही सुंदर वातावरण वहां का होता है। अगला, व्हाट वाज वालीज डीपेस्ट डिजायर। वाली की प्रबल इच्छा क्या थी? सबसे प्रबल इच्छा क्या थी? वालीज डीपेस्ट डिजायर वाज दैट शी वांट्स टू राइड द बस एट लीस्ट वन टाइम। बिकॉज ऑफ दिस डिजायर शी गेव अप ऑल अदर डिजायर्स सो दैट शी कुड कलेक्ट सम मनी टू राइड इन अ बस। वाली की जो सबसे हार्दिक दिली इच्छा थी वो क्या थी? वाली की जो सबसे दिली इच्छा थी हार्दिक, वो थी कि वो एक बार बस में बैठना चाहती थी, कम से कम एक बार। इस इच्छा के लिए उसने अपनी बाकी इच्छाओं का त्याग कर दिया। और क्यों? क्योंकि जिससे वो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा कर सके और बस में बैठ सके। अंतिम प्रश्न है, हाउ इज अ बेकर इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और फीस्ट इन गोवा। A baker is important for a party or feast in Goa because he carries the old age tradition of the Portuguese of baking bread. A baker's cake are also important for festival celebrations like Christmas.
बेकर यानी जो बेक करने वाले होते हैं उनका गोवा की पार्टियों में या फीस्ट में क्या महत्व है। तो उनका महत्व, बेकर का महत्व गोवा की पार्टियों या फीस्ट में इसलिए है क्योंकि वो पुराने समय से चली आ रही जो ट्रेडिशन है, किस चीज की, पोर्चुगीज ट्रेडिशन जो है, गोवा में पोर्चुगीज ट्रेडिशन जो है, जो पुराने समय से चली आ रही है ब्रेड को बेक करने की, वो सिर्फ बेकर्स के पास ही है। वो पुराने समय से चली आ रही, ओल्डेस्ट से चली आ रही है। तो ये काम कौन करता है, गोवा में बेकर्स करते हैं, इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो बेकर्स जो केक बनाते हैं उसका भी सेलिब्रेशन में बहुत ही महत्व है। चाहे वो क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो या और सारे कोई फेस्टिवल हो, उसमें अगर बेकर्स के यहाँ से केक नहीं आया तो सेलिब्रेशन को अधूरा माना जाता है गोवा में। इसीलिए बेकर्स वहां पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। टोटल हमने जो आपको अभी बताया क्वेश्चन और आंसर, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, तो आपको निश्चित तौर पर 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। 70 में से 6 आपके क्लियर यहीं से हो जाएंगे। बस इतना ही आप तैयार कर लो और आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आशा है आपको अच्छे से और आसानी से समझ में बात आ गई होगी। इसीलिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहो तो अपने ओन से भी इस क्वेश्चन के आंसर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए कुछ सुझाव ये कि जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर लिखेंगे तो कॉपी में 3 से 4 जगहों पर, या हो सके तो हर पेज के लास्ट में जहां का पेपर क्वेश्चन पेपर खत्म होता है, पेपर जहां पर पेज एंड होता है, वहां पर अपना रोल नंबर जरूर लिखेंगे। कॉपी में कहीं भी आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है, रोल नंबर वहां पर मेंशन जरूर करिएगा। यह इंपॉर्टेंट टिप है, ये आप अपने हर पेपर में जरूर से जरूर करिएगा। राइटिंग अच्छी बनाइएगा और सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए जो आपको सबसे अच्छी तरीके से तैयार हो। ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी ऐसे करना है, नहीं। जिस सेक्शन का जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले तैयार हो वो आप सबसे पहले करेंगे। शर्त यही है कि जो सेक्शन शुरू करेंगे उस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर अगर अदर सेक्शन में आप जाएंगे और एक क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं वो सब एक साथ करेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को पूरा वॉच करिए और साथ ही साथ हम अपने साथियों के साथ शेयर करिए जिसे इसकी आवश्यकता हो। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।